आज हमारा जो CSS का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, यहाँ पर करनी है, घर बैठे करनी है, जहाँ पर भी करनी है, तो आपको एक बेहतर तरीका तैयारी करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें सब लोगों को पता है या नहीं पता, तो एक छोटी सी बात सुन लीजिए। हमें पता है कि CSS का एग्ज़ाम जो है, रिटन एग्ज़ाम, जो टोटल एग्ज़ाम जो है 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। एक है हमारे पास उसका रिटन पोर्शन और दूसरा क्या है हमारे पास उसका इंटरव्यू का। 1200 नंबर का रिटन है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिटन के एग्जाम की, क्योंकि हमने जब क्वालिफाई नहीं किया, जब क्वालिफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू। ठीक है जी। हर साल रिजल्ट आता है और इस साल भी रिजल्ट आने वाला है 1 2 3 4 और ये 100 एंड सो ऑन पोजीशंस आ जाती हैं। ऐसे ही है, CSS का रिजल्ट आया, ये पोजीशंस आ गई, हमें नजर आई ये वाली पोजीशन। अब पोजीशन कैसे बनी? रिटन के कितने थे? 1200, इंटरव्यू कितने थे? 300। दोनों में से जितने नंबर आए टोटल नंबर हो गए 1500। अब जितने भी रिटन में लिए प्लस इंटरव्यू में लिए तो आपके मेरिट बन जाएगा। फर्ज कीजिए मेरे 698 मार्क्स आए रिटन के अंदर और 202 आए इंटरव्यू के अंदर, तो मेरे कितने नंबर बन गए? 900। तो 900 का मेरा क्या बन जाएगा? मेरिट बन जाएगा। अब मेरिट कैसे डिसाइड होता है? फर्ज कीजिए आपके भी 900 है, मेरे भी 900 है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? ठीक है जी, तो टाई आ गया, तो पोजीशन कैसे बनेगी? मैं समझाना चाहता हूं कि आपकी ये पोजीशंस कैसे बनती हैं, और आप जो देखते हैं, जो मिथ्स ब्रेक करेंगे आज CSS के हवाले से जितनी भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स रिजल्ट। अब पहले 3-4 लोगों को छोड़कर 5 से या 10 पोजीशन से लेकर 100 पोजीशन तक जो लोग होते हैं, उनके टोटल नंबरों में डिफरेंस, जो 100 पे होगा और 10th के होगा, उनके टोटल नंबरों का डिफरेंस पता कितना सा होगा? 20 to 25 मार्क्स। एक नंबर पे 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 लोग होते हैं। मेरे स्टूडेंट बाबर अली, उन्होंने 2018 में जब क्वालिफाई उनकी एलोकेशन नहीं हुई थी, तो उनके जितने मार्क्स थे उस एक नंबर के ऊपर 21 कैंडिडेट थे, 21 कैंडिडेट्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि जब 2 टाई ब्रेकर लग जाते हैं तो फिर कैसे वो होगा? अब कैसे होता है? फर्ज कीजिए एक कैंडिडेट था, उसके आए 700 मार्क्स और उसने इंटरव्यू में लिए 200, तो कितने हो गए? 900। टाई हो गया। अब टाई में से ऊपर कौन आएगा? जिसके इंटरव्यू में ज्यादा होंगे वो ऊपर होगा, जिसके इंटरव्यू में कम होंगे वो नीचे होगा। तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इंटरव्यू की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर फर्ज कीजिए हम दोनों के नंबर 698 और 202 थे, दोनों के, और दोनों के सेम आ गए 900, अब क्या करेंगे? अब टाई ब्रेकर आ गया, फिर ऐसे ही है। तो हमें पता है कि 1200 में से जो है 600 नंबर जो हैं किस चीज़ के हैं? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के होता है। कंपल्सरी होते हैं, उनमें क्या होता है? इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन, जनरल नॉलेज के 3 पेपर होते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, 3 हो गए। और छठा कौन सा हो गया? इस्लामियात हो गया। जिनके इन 600 में से ज़्यादा नंबर होंगे वो ऊपर होगा, जिनके 600 में से कम नंबर होंगे वो नीचे होगा। अच्छा, अब फर्ज कीजिए आपके भी 300 नंबर थे इसमें से, मेरे भी 300 नंबर थे। अब फिर टाई आ गया, अब क्या करें? तो अब ये होगा कि जिसके एज ज्यादा होगी वो ऊपर होगा, जिसकी एज कम होगी वो नीचे होगा। अच्छा, अब फर्ज कीजिए हम एक ही दिन पैदा हो गए, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जिसका नाम अल्फाबेटिकली ऊपर होगा, ए से होगा, वो ऊपर होगा, जिसका नाम अल्फाबेटिकली नीचे होगा वो नीचे होगा। ये 4 टाई ब्रेकर्स हैं। अच्छा, आखिरी वाले 2 और पहला टाई ब्रेकर जो है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू वाले हैं और एज और उसमें हम नहीं जाते। हम आते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। तो हमें पता ये चला कि ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू ऑप्शनल। पहला मिथ। और आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या होता है? कहीं पर जाते ही, किसी से गाइडेंस लेते ही, या कोई भी आपको गाइड करते हुए क्या पूछेगा? आपने ऑप्शनल्स कौन से रखे हुए? आपने ऑप्शनल्स कौन से रखे हुए? ऐसा ही है। तो इसका मतलब है वो हमारी जो इमारत है उसकी बुनियाद ही क्या हो रही है? वो गलत बेसिस पे आ रही है। अब जब हमें पता चल गया कि ये कंपल्सरी जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको मुझे ये बताइए कंपल्सरी में सबसे ज़्यादा जो है आपका, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है, मुश्किल कौन सा लगता है कंपल्सरी में, जिसमें आपको डर लगता है बड़ा कि यार ये क्या, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? कौन सा सब्जेक्ट है जो CSS के सर्कल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है? एसए के अलावा, एसए के अलावा, अंग्रेजी के दोनों पेपरों के अलावा बाकी पेपरों में से करंट अफेयर्स। ऐसे ही है, करंट अफेयर्स आपको बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा ही है। अब जरा ये नोट करते जाइएगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से CSS की तैयारी जो है हम गलत करते हैं, मिथ्स होती हैं,
और हमें जो है ना किया क्या जाता है, जब हम कहीं जाते हैं तो होता क्या है हमारे साथ, ठीक है जी। अब क्या है जी, करंट अफेयर्स कितने नंबरों का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। अच्छा, आपको पता है कि इंग्लिश एसे कॉम्पोजिशन ये भी कितने नंबर के हैं? 100 के हैं, ये भी 100 का। इनमें अगर 39 आ गए तो फेल इन ऑल, इसमें 39 आ गए तो फेल इन ऑल। लेकिन अब करंट अफेयर्स में अगर मेरे 39 आ गए तो मैं फेल नहीं होऊंगा। आपको पता है कितने लोगों को पता है इस बात का? पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल नॉलेज के 3 पेपर होते हैं। नंबर 1 है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 100 नंबर का। दूसरा पेपर है करंट अफेयर्स का, कितने नंबर का? 100 नंबर का। तीसरा पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का, कितने नंबर का? 100 नंबर का। इन तीनों में से आपने कितने नंबर लेने हैं? 120 मार्क्स लेने, आप पास हो जाएंगे। आजकल जो पास हुए बच्चे, उनके करंट पाकिस्तान अफेयर्स में 7, 8, 12 इतने नंबर आए हैं, वो पास है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 100 नंबर की तैयारी करंट अफेयर्स की जो है, जो अदरवाइज भी हो जाएगी, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम 90% टाइम किसको देंगे? करंट अफेयर्स को। बातें करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम यूक्रेन और जो है ना रशिया की सुलह कराने के लिए चले जाएंगे। आप बातें सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, गूज बम्स आएंगे, कहानियां सुन के आप भी चले गए, सेटिस्फाई भी हो गए। आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन तो हो गई, लेकिन प्रिपरेशन नहीं हुई, सीएसएस की प्रिपरेशन नहीं हुई। मैट्रिक एफएससी किया होगा, ओए लेवल्स किया होगा। कभी ऐसे था कि एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे? कभी ऐसे हुआ? हर एक अलग प्रिपेयर करते थे। तो यहां पर भी हर सब्जेक्ट को अलग प्रिपेयर कर, और जो मुश्किल होता था उसके सबसे ज्यादा देखा करते थे। तो आज तक आपने सुना कि करंट अफेयर्स में फेल हो गया? तो करंट अफेयर्स सुन के मेरे कान पक गए। मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मुझे 90% करंट अफेयर्स के बारे में पूछें और 10% अंग्रेजी के बारे में पूछें। हाँ, मुझे तंग करें, इंग्लिश के बारे में करें, एसए के बारे में करें, कंपोजिशन के बारे में करें, उसकी तरफ आता हूं मैं, ठीक है। तो बाकी चीजें तो बात की बात है ना जी। आर यू कन्विंस्ड? इस्लामियात 100 नंबर का है, 39 नंबर आए तो फेल। अब मुझसे पूछा जाता है कि इनके सोर्सेज क्या हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के सोर्सेज क्या हैं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ लें, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स कभी 15 हो जाएंगे? मैट्रिक की किताब में कितने थे? एफए में कितने थे? एफएससी में, इंटरमीडिएट में आपको जो किताबें मिलती हैं उनमें कितने हैं? अच्छा, आपको कहेंगे किताबें पढ़ें ताकि आपका क्या बने? एनालिसिस बने। किताबें पढ़ें, टक टू पाकिस्तान पढ़ें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, वाई नेशंस फेल, ताकि आपका क्या बन जाए जी? आपका एनालिसिस बन जाए। अच्छा, आपका एनालिसिस तो तब बनेगा जब आपको लिखना आएगा पेपर के अंदर। यहाँ पर मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी हैं, उनको पता है कि आपको जितना मर्जी नॉलेज हो जाए, आप एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते। आप में से कुछ लोगों ने लिखा होगा, आज मैंने लिखवाया, तो जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए वो ट्यूसडे से आ जाइएगा, मैं आपको खुद चेक करके दे दूंगा आपकी कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, अपना वो लिख दीजिएगा मुझे जो भी आपने लिखना है। इमेजिन कीजिए मैं आपको पढ़ा दूं एडवांस केमिस्ट्री और आपको डेल्टन का एटॉमिक मॉडल ही नहीं आता, तो उसकी कोई वर्थ है उस चीज पढ़ाने की? आपको बेसिक्स ही नहीं आती, आप लिख ही नहीं सकते, मैं आपको 1000 चीजें पढ़ा दूं, आपका सेशन खत्म हो गए चले जाएं। नाउ व्हाट इज दैट? आप क्या करने आए हुए थे? प्रिपरेशन करने आए हुए थे। तो मेरा जो प्रिपरेशन का मोड है वो ये है कि अभी क्या हुआ कि मेरे सेशन आया तो उन्होंने क्या किया, हमने पहली एक हफ्ता क्लासेस ली, 4-5 दिन क्लासेस ली, बहुत ही कम पढ़ा होगा उन्होंने एक क्लासेस के अंदर, एक टॉपिक पढ़ा होगा, छोटे छोटे से आसान टॉपिक्स पढ़ाए होंगे। उनका मंडे को टेस्ट लिया उन चीजों का जो पिछले हफ्ते पढ़ाया गया था। फ्राइडे को फीडबैक देना था। फीडबैक 3-4 टीचर्स ने चेक किया, मैंने चेक किया, हमने एक रिपोर्ट बनाई, उनको बताया, मैं आया क्लास के अंदर, मैंने उनको बताया कि ये आपकी रिपोर्ट है और आज मैं आपसे शेयर करता हूँ, पहली रिपोर्ट है, ये इसे डायग्नोस्टिक टाइप देख लीजिए कि आप मेहनती हैं नहीं हैं कैसे है। तो कुछ लोगों का उसके अंदर इशू था ग्रामर का, जो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि आप यूं करेंगे, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं कि आपके लिए अलहदा ग्रामर की असाइनमेंट्स और अलहदा जो है ना आपको कोई टीचर अलहदा से या काउंसलर अलहदा से करके, ताकि आप अलहदा से काम करें, एक लेक्चर आपका और ऐड करवा रहा हूं। अच्छा, मैंने तो ये गुडविल में किया। तो कुछ बच्चे मेरे पास आकर उन्होंने कहा जी हमारा तो मोराल ही डाउन हो गया। इमेजिन कीजिए आजकल का ये दौर आ गया कि जब आप किसी को राइट बात बताएं और उसको कहें कि ये सही तरीका है, तो उसका क्या हो रहा है? मोराल डाउन हो गया। मैं आपको क्या बताऊं कि आपकी ग्रामर ठीक है? आप मुझे बताएं, यू टेल मी दैट व्हाट आई नीड टू टेल यू। अगर आपको मैं डायग्नोज कर रहा हूं, आप मेरे पास आए हैं, मेरे से उम्मीदें लेके आए हैं। देखिए, हजरत अली का कॉल है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला की नेमत है। आप मेरे पास आए हैं, आप लोगों की मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी, ऐसा ही है, होप्स,
जो ना पिन करके आए होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको मेहनत कराऊंगा और एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत का क्रेडिट लूंगा। मेहनत जो करानी है, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाऊंगा कि आपका ये गलत है, इसको ऐसे ठीक करना है, ये गलत है, इसको ऐसे ठीक करना है, ये गलत है, इसको ऐसे ठीक करना है। कुछ बच्चे आते हैं जो शुरू में उनको आइडिया हो जाता है, कुछ बच्चे आते हैं उनका बाद में होता है, कुछ बच्चे आते हैं उनका कि कुछ अरसे बाद हो जाता है। याद रखिएगा, हर इंसान की अपनी स्ट्रगल है। कुछ 4 महीने में करेगा, कुछ 4 सालों में करेगा, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एट द एंड ऑफ द डे जो बन गया, जो क्वालिफाई कर लिया, उससे कुछ नहीं पूछते कि तुम्हारी पहली अटेम्प्ट थी, छठी अटेम्प्ट थी, 6 साल लग गए, 10 साल लगे। एट द एंड ऑफ द डे अभी मेरे स्टूडेंट आएंगे जुनैद आफ्ताब आपसे, उनकी एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। आसफा और निदा आएंगी, उनको छोटे, उनको तो पता ही नहीं चला कैसे पास हो गया, बहुत छोटा सा टाइम था उनका, कुछ महीने। आपके सामने जब आप मिसाल लेते हैं इज़ा की, आसफा की, निदा की, तो उसके साथ आपके पास जुनैद आफ्ताब की भी मिसाल है। तो अपने आप का कंपैरिजन जो है वो इन सारों के साथ कीजिए ना, उसके साथ क्यों कर रहे हैं जो पहले आ गया वो। हर इंसान का अपना अपना जर्नी है, अपना आईक्यू लेवल है, अपने आप को भी तंग मत करें। आप चाहते ही हैं कि आप पहले दिन जिम जाएं और आपके जो मसल्स ऐसे बन जाएं और आपकी पत्नी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए, वो कभी भी नहीं होता। आप 1 महीना जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने के बाद हल्का सा डिफरेंस फील होना शुरू होता है खुद को, औरों को नहीं होता। औरों को डिफरेंस आते आते वो बहुत टाइम लगता है उसके लिए। तो यहां पर भी टाइम लगेगा। टाइम तब लगेगा जब हम क्या करेंगे, सही काम करेंगे। मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में था, तो हमारी वहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है, एक कंपल्सरी होती है कि आपने बॉक्सिंग करनी होती है, ठीक है, पंचिंग बैग होता है। अब जो हमारा ट्रेनर होते थे वो हमें सिखाते थे कि अगर आपको राइट पंच करना कितना ज़रूरी है। अगर आपने रॉन्ग पंच किया तो या तो आपकी रिस्ट जो डैमेज हो जाएगी, या आपको फ्रैक्चर आ जाएगा, कोई मसला हो जाएगा। एक भी अगर रॉन्ग हुआ, आपको राइट पंच करवाना है। आप किक मारते रहें, 100 किक्स मारते रहें, इम्परफेक्ट किक्स, तो आप इम्परफेक्शन की तरफ जाएंगे जब तक कि आपको सही कराने वाला ना हो। 2019 में बॉटल नेक लगा दी उन्होंने। क्या किया, कम रिजल्ट देना शुरू कर दिया ताकि फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाए। अब फिल्ट्रेशन करने के लिए कौन सा पेपर पकड़ सकते हैं? ऑप्शनल को तो हम जान ही रहे, कंपल्सरी पकड़ेंगे या इस्लामियात या कंपोजिशन, बाकी तो 120 के हैं, ऐसे ही उसमें तो उन्होंने कहा कि उनमें भी 4-4 क्वेश्चन हैं, तो एग्जामिनर को हर क्वेश्चन में। तो हम यूं करते हैं, एसए को टारगेट करते हैं, क्योंकि एसए तो 100 नंबर का एक सवाल है, यानी कि 10 नंबर का है, 10 में से जिसके 4 आ गए वो पास, जिसके कम आ गए वो फेल। तो इसको बना लेते हैं। तो उन्होंने 2019 का जो रिजल्ट दिया, उसमें से काफ़ी लोग जो है ना वो फेल हो गए। जब उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग की, देख के खुली आंखों के साथ चेकिंग करना चाहिए एग्जामिनर्स ने, तो क्या हुआ उसके साथ, बहुत सारे लोग फेल हो गए। किसके अंदर जी? एसए के अंदर। एफपीएससी को लगा कि यार ये तो बहुत पार्लियामेंट में, मीडिया में डिबेट होने लगी, सोशल मीडिया में, कि ये हुआ क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एग्जामिनर्स को लिया, एफपीएससी के जो रियल एग्जामिनर्स थे, जिन्होंने पेपर बनाए भी और चेक भी किए, 4 सालों के डिफरेंट, एक भी नहीं 4 पुराने लिए उन्होंने, और उनको कहा कि ये बताएं कि आपने जब पेपर चेक किए थे आपको कौन कौन सी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नजर आई थी, क्रिटिकल एनालिसिस उनका, और ये बताइए कि इन एसेस को लिखना कैसे है। तो कितने एग्जामिनर्स ने बताया? 4 एग्जामिनर्स ने। मैंने एसए का पेपर कभी चेक नहीं किया, चेक तो 3 दफा क्वालिफाई तो किया, लेकिन चेक तो कभी नहीं किया। इन एग्जामिनर्स ने क्या किया हुआ, पेपर चेक किए हुए, बनाए हुए। तो उन्होंने 4 डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी कि इसको कैसे लिखा जाता है। आप में से जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है, पहले कभी नहीं देखा हुआ, आप में से कितने लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी हुई है? आज पढ़ी है। अब इमेजिन कीजिए, आप लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि एफपीएससी ने ये रिपोर्ट रखी है, तो हम कितने मिस इन्फॉर्म्ड हैं इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया का दौर है, कनेक्टेड है, चीजें हैं। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, प्रोपेगेंडा इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। आपको बस बता दिया कि तैमूर के पास आ जाए तो वो आपको बता देंगे पास जाएंगे। नो, गलत। मैं भी कोई अगर ऐसी चीज बताऊं जो कि एग्जामिनर के खिलाफ जाएगी, वो गलत होगी। अच्छा, आपको ये तो पता है कि फलां पब्लिशर की किताबें हैं, फलां पब्लिशर की किताबें, फलां स्टूडेंट ने किताबें लिख दी। ओके, मुझे ये बताइए, एसए के लिए कितने लोगों को पता है कि रिकमेंडेड किताबें कौन सी हैं अंग्रेजी की कंपोजिशन, और उसके लिए कौन कौन सी किताबें रिकमेंडेड, एफपीएससी ने कौन से रिकमेंड किए हुए हैं? अब आपको नहीं पता, यू डू नॉट नो। इसका मतलब है आपने सिलेबस ही नहीं देखा। जो काम करने जा रहे हैं, यू डू नॉट नो इवन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ऐसा ही है। तो गलती यहां पर भी होगी, लाइन की इस तरफ भी होगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि गलती उस तरफ भी है? आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप लोग एक दूसरे को अवेयर करें, चीजें करें। तो जो ये एग्जामिनर कहेगा हम वैसे के वैसे लिखेंगे। और यकीन करें, आपने एक लफ्ज सुना होगा, थीसिस स्टेटमेंट। कितने लोगों ने सुना हुआ है ये वर्ड?
काफी लोगों ने सुना हुआ थीसिस स्टेटमेंट ऐसे के हवाले से, इन चारों एग्जामिनर ने थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड ही नहीं लिखा, और जो रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी की तरफ से उसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड। और आप लोगों के कैंडिडेट्स को पूछ लीजिएगा, महीनों सर्व हो जाते हैं इस चीज को समझने के लिए कि एसए की थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। तो एसए जो है ऐसे लिखा जाएगा जैसे इस एग्जामिनर ने कहा। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और इसके ऊपर ऐसे लिखवाऊंगा। और जिस दिन एग्जामिनर ने कहा कि डिफरेंट अप्रोच करेंगे, अभी एग्जामिनर कह रहा है कि इस तरीके से लिखें ए बी और सी, हम ए बी सी लिखते हैं। जब वो आएगा सी बी ए लिख दे, हम क्या करेंगे, हम सी बी ए लिखना शुरू कर देंगे। याद रखिए, देयर आर 101 वेज टू राइट एसेज, 101 तरीके हैं, उससे भी ज्यादा होंगे, हर ग्रामेरियन अपना अपना दे रहा होगा, लेकिन एफपीएससी के एग्जामिनर कौन सा डिमांड कर रहा है, एक तरीका, हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये शायद हमें पास तो ना कराए लेकिन हमारा रिस्क मिनिमाइज कर देगा। सेकंड है मेरी कि सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कहां से करें। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी है एग्जामिनर की, आपने कभी एनुअल रिपोर्ट देखी है एग्जामिनर ने जो देता है एग्जामिनर रिपोर्ट, बाकी सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी रिपोर्ट आती है। मैं लेता हूं क्वेश्चंस आपके, अभी बस मैं खत्म करने लगा हूं, मतलब बोर हो गए आप लोग। उसकी भी एक रिपोर्ट आती है। आप 42 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स, उनके अंदर पढ़िएगा, पहली लाइन में पता है वो क्या लिखता है, स्पेलिंग ग्रामर अंग्रेजी की मिस्टेक, स्पेलिंग ग्रामर अंग्रेजी की मिस्टेक, स्पेलिंग ग्रामर इंग्लिश मिस्टेक। आपको ज्योग्राफी आती है, वो कहता है कि ज्योग्राफी के अंदर लोगों ने क्या किया, अर्थक्वेक को अर्थक्वेक लिख दिया, ड्रॉट को ड्राफ्ट लिख दिया, जीएच को उन्होंने एफ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जी उर्दू में तो हमें पढ़ाया जाता है, उन्होंने कहा जी शायद ड्राफ्ट है तो ये ड्राफ्ट लिख दिया, उसने एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है, यानी कि इतना ज्यादा तो लिखा होगा अर्थक्वेक, उन्होंने अर्थक्वेक को। तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं, मत पढ़े इन चीजों को, अंग्रेजी ठीक। कहते हैं कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। हम बेसिक्स जो है हमारी वो ही खराब है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, मेरे पास लोग आते हैं ना, आप में से अक्सर सुना होगा कि मेरे बारे में मशहूर है कि मैं लोगों को बता दूं उनकी क्या पोजीशन आएगी, ये क्या हो जाएगा। वो मेरे पास आते हैं, उनका क्या, मेरा जांचने का कुलिया क्या है, उनको फार्मूला क्या है, जस्ट वन थिंग, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है तो सूनर और लेटर सीएसएस पास हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो और आपका जो है ना आप आगे चल ना सके, आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई ना हो। जी, मैं ये ज्योग्राफी का आपको बता रहा था, अब उसका सुनिए, गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी का वो आखिरी लाइन लिखता है, अब बाकी भी पढ़ लीजिएगा, मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ दूसरे सब्जेक्ट का। ऑलमोस्ट ऑल द स्क्रिप्ट, तकरीबन तमाम पेपर्स वर फुल ऑफ ग्रामेटिकल, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर्स ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रिप्ट वॉज हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री। ना स्पेलिंग ठीक थे, ना ग्रामर, ना पंक्चुएशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज के अंदर। नीचे लिखा हुआ ज्योग्राफी, वो पहला सेंटेंस ही लिखता है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इज नीडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जियोलॉजी लिखता है, एक्सेप्ट अ फ्यू, मोस्ट ऑफ द आंसर वर इवन एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी। एग्जामिनर्स तमाम सब्जेक्ट्स के भी यही चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई अपनी अंग्रेजी को ठीक करें, बाकी चीज़ें बाद में पढ़ना, कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, आपने पढ़ लिया, कोई भी कॉन्सेप्ट है, अर्थक्वेक्स है, कोई भी चीज़ें वो आपने पढ़ लिया, तो उसके मकसद ये नहीं है कि आपकी जो है ना प्रिपरेशन होगी। याद रखिएगा, लेक्चर लेना जो है प्रिपरेशन का जो है वो बहुत छोटा हिस्सा है। टू मी इट्स अमाउंट्स टू ओनली 20%। 80% जो है वो आपकी लिखाई है, लिखना है। और उस 20% का मकसद ये नहीं कि हम लेक्चर कम लेंगे, लेक्चर भी 100% लेंगे, इलैबोरेटिव लेंगे फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी, लेकिन उसकी जब तक तैयारी नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपका जो है ना तैयारी नहीं होगी। पहले दिन ऑनलाइन में से कोई काफ़ी सारे जो थे, मेरे ख्याल में तो कोई 20-25 वो एब्सेंट थे और 15-16 ऑन कैंपस में एब्सेंट थे। अब उनका क्या कर सकते हैं, कुछ बिगाड़ सकते हैं उनका? कैन यू डू समथिंग विद देम? क्या आप उनको कुछ कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दोज पीपल हु डू नॉट वांट टू चेंज देमसेल्फ। अच्छा जी, ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए आपको 4 चीजें देखनी है। पहले आपको देखना है स्कोरिंग ट्रेंड। आप जिसके पास भी गए और उसने कहा ना अपनी मर्जी, अपना इंटरेस्ट देखो, उससे कभी मशवरा मत लीजिएगा जिंदगी में। इफ इट कम्स टू सीएसएस और कोई इंसान आपको कहता है कि अपने इंटरेस्ट देख लें, और आप कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो है कि XYZ सब्जेक्ट के अंदर, तो आप कहते हैं वो रख लें, तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग नंबर। वाई? बिकॉज इंटरेस्ट होता तो उसके लिए हम ग्रेजुएशन करेंगे, हम सीएसएस का सब्जेक्ट स्कोरिंग ट्रेंड्स पे देखेंगे। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चीज़ें करेंगे, टाइम एंड टेस्टेड है, स्कोरिंग ट्रेंड्स मैटर करता है। डॉक्टर इज़ा अरशद इज द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हु हैज टॉप्ड CSS written exam twice। पहले साल शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन साइकोलॉजी, अगले साल सबसे कम मार्क्स 30s में आए, लेकिन ओवरऑल फिर भी टॉप था, कंपल्सरीज में जो टॉप था।
तैयारी आउटस्टैंडिंग। अगर रगड़ा लगाया तो उसका भी कोई नहीं उसको बचा सकता। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली हाई स्कोरिंग रहते हैं, कभी कभार फ्लॉप हो जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जनरली फ्लॉप रहते हैं और वो कभी कभार हिट हो जाते हैं। तो हमें कौन सी तरफ जाना चाहिए? जो जनरली ज्यादा नंबर देते हैं। जब स्कोरिंग ट्रेंड देख लिया आपने, तो अब देखिए कि क्या इनकी कोई जो है ना, इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस कैसे है। सिलेबस ओपन एंडेड है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, मैं देखूंगा मैं कैसे करूंगा। फिर वो हो गया तो बुक्स। अच्छा, अब सबसे बड़ा इशू जो है वो बुक्स का हुआ। ये 2016 के बाद काफ़ी सारे नए जो सब्जेक्ट्स थे वो जो है ना इंट्रोड्यूस कराए गए। उसमें से कौन कौन से थे? नंबर 1 है जी आपके पास जनरल स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, आपके पास गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज़ है। अब उस वक्त क्या हुआ कि पब्लिशर्स ने क्या किया, धड़ाधड़ विकिपीडिया उठाया और छाप दी, किताबें छाप दी। वो बिकना शुरू हो गई, वो रुकी नहीं, किसी ने एतराज़ ही नहीं किया, वो बिकती नहीं, लोगों के नंबर कम आते रहे आते रहे आते रहे। अभी तक भी वही हो रहा है कि उनकी अभी तक भी बेहतरीन किताबें नहीं बन सकी। एज कंपेयर टू दो सब्जेक्ट जो पिछले 50 सालों से थे, उनकी आपको बहुत अच्छी मार्केट के अंदर किताबें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी, क्योंकि वो टाइम एंड टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आईआर की किताबें जो है ना वो आपको। और तब देखिए अपना एप्टीट्यूड के, हाँ अब दो सब्जेक्ट में टाई आ गया, ये इन चीज़ों पे पूरा उतर गया, तो अब मैं देखूं मेरा एप्टीट्यूड कौन सा है, और मेमोराइजेशन वाला है या लिखने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो हो जाता है। ठीक हो गया। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, उसके बाद वी हैड टू शिफ्ट टू आवर विलेज। कुछ हुआ ऐसा और हम अपने गांव में चले गए। गांव में एक हाई स्कूल होता था और कुछ था ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वहाँ पर। जो सबसे बेहतरीन स्कूल था उस गांव तहसील के अंदर वो हाई स्कूल था, जहाँ पर मैं गया, एकदम से शिफ्ट आया इंग्लिश में। हमारे जो पिछले स्कूल था वो थोड़ा सा अंग्रेजी स्कूल कहते हैं उसको, वहाँ पर किसी बच्चे को खड़ा कर देते थे स्टैंड, वो तो अजीब से शेम वो होता था, अजीब सी फीलिंग होती थी। वहाँ पर जब गए तो मेरा पहले दिन का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर सर्दियाँ थी, तो एक स्टूडेंट जो था वो हाथ बांध के एक टीचर को कुछ सुना रहा था। आपने मैट्रिक किया हुआ जिन लोगों ने, आपको पता होगा कि मैट्रिक में 40 पैराग्राफ्स होते हैं, जिसमें पहले है कि मेरे घर के सामने एक बाग है, उसकी ट्रांसलेशन लाजमी आती है। वो टीचर की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो ना पहले आपको मेमोराइज करवाते थे उसकी उर्दू, और उसके बाद कराते थे उसकी जो है ना इंग्लिश मेमोराइज कराते थे, ताकि आपको बगैर आंखें बंद करके लिख लें। तो उस बच्चे ने कोई गलती कर, उसको उन्होंने बालों से पकड़ के नीचे गिराया और उसमें किक्के और पंचेस मारना शुरू कर दिया। पंच उसको मारते मेरे कानों में रेजोनेंस आते। उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक स्कूल में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं मोटिवेटेड ना रहा हूं कि मुझे जो है ना मैं कोई चीज़ याद ना करता। यकीन कीजिए उसको कोई छुड़वाने वाला भी नहीं था। जब तक उसने मारा, बच्चा रोया, खामोश हो गया, तो वो इतनी मुझे मोटिवेशन उस चीज़ ने दी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज हाउ वी कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है सर, पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे? डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? कोई और ऑप्शन है हमारे पास? कोई ऑप्शन ही नहीं। क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो बस यही करना। इस पाइप में पीछे नहीं जा सकते, आगे ही जा सकते हैं, जैसे मर्जी जाए, रो के जाएं, हंस के जाएं, घिसट के जाएं, बैठ के जाएं, उठ के जाएं, क्रॉल करके जाएं, जैसे मर्जी जाएं, जाना आगे ही। चलें, विश यू गुड लक। आप लोगों ने जितने भी चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मेरे पास ट्यूसडे से उनको बता दीजिएगा, वो आपको बता देंगे। आप आकर मुझसे मिल भी सकते हैं, और अपना ये राइटअप भी आपका मैं हमारे पास पढ़ा होगा, तो वी विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना चाहिए, किस तरह इशू है, और आप तैयारी कैसे करते हैं।